लीडरशिप पे मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ी है, उस पर वो रिलाई कर रहे हैं। जो शेखर जी भी कह रहे थे कि उस पर लड़ेंगे वो, लेकिन सेम टाइम आप ये भी कह रहे हैं कि वो 1000 साल का इतिहास भी बता रहे हैं और 1000 साल आगे के भविष्य की न्यू भी दिखा रहे हैं, और करंट को, प्रेजेंट को वो इग्नोर कर रहे हैं। अगर उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल और वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने आए हो रहे होते तो शायद ही होता, लेकिन वो तो 10 साल से सत्ता में है, तो उनके बताने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं उसको। वो लोग एसेस कर लेंगे कि भाई साहब आप जो 10 ईयर से आपने जो किया है वो 1000 साल के आगे के सपने कैसे पूरे करेंगे, वो हम इससे एसेस करेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बहुत सारे मुद्दे जनता में चलते रहते हैं, उनको नेता को बहुत ज़्यादा हार्प करने की कोशिश नहीं करने की ज़रूरत है। आपके काम के बाद वो फ्लोट कर जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि यूपी में, अगर आप दोबारा याद दिलाइए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को याद होगा कि उस पूरे चुनाव में एकदम आखिरी में जाकर के योगी जी ने कहा था कि कानून व्यवस्था हमारा इशू भी है। पहले नहीं कहा था उन्होंने, पहले दूसरे एजेंडे पर चुनाव चल रहे थे, लेकिन चूंकि अंडर करंट वही प्ले कर रही थी, तो आज की तारीख में ये क्यों नहीं प्ले करेगी, लोगों को दिख रहा होगा। तो अब आपकी बात का ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे समझाइए सर। नहीं, मैं फिर से आप अपनी बात पे आऊंगा। आपने जो बात कही थी, मेरी बात में उसका जवाब निहित है कि वर्तमान के जो अंतर्विरोध हैं, मोदी जी के 10 साल के शासन की जो कमियां और खूबियां हैं, विपक्ष इनको उठाने की कोशिश करेगा। विपक्ष महंगाई को, बेरोजगारी को, जो दूसरी दिक्कतें हैं मोदी जी के शासन की, उनको सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोदी जी तो इन तमाम चीजों के जवाब में ये कहेंगे कि ठीक है, इस तरह की कमियां हैं, होती रहती हैं, लेकिन सारी समस्याओं का अंततः हल तो हम ही करेंगे। हमारे अलावा और कौन हल कर सकता है उनको? जाहिर है कि कोई आदमी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता। और भाजपा के प्रवक्तागण इस तरह की बात कहते भी हैं कि हमने कौन सा कह दिया कि हमने देश की सारी समस्याएं हल कर दी हैं। लेकिन हमारा जो इंटेंट है, यानी हमारा जो इरादा है, वो सच्चा है। हमारे पास सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। महाराष्ट्र में इल्जाम है, अजित पवार को ले लिया तो क्या हुआ? केंद्र सरकार के ऊपर तो कोई बड़ा इल्जाम नहीं है, मोदी जी के ऊपर तो निजी तौर पर कोई बड़ा इल्जाम नहीं है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे तर्क हैं जिनके आधार पर जो उनके 10 साल के शासन की कमियां हैं, उनका बचाव किया जा सकता है। और अंततः भारतीय जनता पार्टी पूरी, जब मोदी जी के शख्स की शख्सियत विशेषता ये होती कहेंगे राम मंदिर भी हम ही बनवा रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो मोदी जी की शख्सियत में ही हर चीज का समाहार होगा जी। वो सबसे बड़ी संपत्ति है भाजपा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको जनता के सामने रखा जाएगा। और आपको ध्यान कीजिए, मोदी जी ने 2014 में भी कहा था कि आप अपना वोट दीजिए, वो सीधा मुझे मिलेगा। वो विधानसभा चुनाव में भी कहते हैं अपना वोट दीजिए, वो सीधा मुझे मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भी वो यही कहते हैं। हर जगह वो अपने आप को दांव पे लगाते हैं। आज तक ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें मोदी जी ने अपनी शख्सियत को प्रमुखता से दांव पर न लगाया हो। कहीं वो नाकाम हो जाती है, कर्नाटक में नाकाम हो गया, दूसरी जगह नाकाम हो गया, लेकिन ज्यादातर जगह सफल भी होती है। लोकसभा चुनाव में तो कामयाब हो चुकी है बात ये जी। तो ये तो खैर अपनी पार्टी के लिए आप अपने को दांव पे लगाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सारे दल लगाते हैं, मतलब हर पार्टी को आप देखिए तो उसका जो सबसे बड़ा फेस होता है अपनी क्रेडिबिलिटी को, या जिसके पास जो एसेट होती है वो उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करता है। एक टिप्पणी है जो सवाल के तौर पे है, 2014 के चुनाव से पहले आप लोग थोड़ा सा टाइम मशीन में जाइए, और वो चुनाव जब जीत के आई भाजपा, और बड़े बहुमत से जीत के आई, क्लियर मेजॉरिटी के साथ, अकेले दम पे, क्या उससे पहले किसी, इवन मैं तो कह रहा हूं भाजपा को भी, क्या ये यकीन था, एनालिस्टों को तो छोड़ ही दीजिए, कि अकेले हिंदुओं के वोट पर इस देश में कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है? ये शायद बीजेपी को भी यकीन नहीं रहा होगा। इसीलिए सब, मैं बात पूरी कर लूं ना, इसीलिए जब ये बात आती है कि तुष्टीकरण, तो बाकी जो आप कह रहे थे कि अन्य दलों के बीच में एक संशय खड़ा हो जाता है कि इसको प्ले कैसे करें। उसके बाद 19 में वो और बड़े प्लेस ग्राउंड पे आता है और वो रिपीट होती है। इसके बाद फिर लगातार अलग अलग छोटे चुनाव में, राज्यों के चुनाव में ये बात हुई है। तो ये बात, अब जैसे आपने कहा ना, वो हिंदुत्व का प्ले कार्ड नहीं खेलना चाहेंगे, बिल्कुल वो उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रूवन है। तो ये एक बदलाव है क्या जो एजेंडे में है? मैंने राम मंदिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि अक्सर सारी चर्चाओं में ये बात कही जाती है कि राम मंदिर में कोई इशू नहीं भाई, वो तो हो गया, खेल खत्म,
कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, अब वो कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भाजपा कहती जो कहा था वो किया था, तो उस पर आप मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? आपको मैंने कोई वादा किया कि 500 साल में आपका देश बना देंगे, बना दिया तो अपना आपका आप काम खत्म, आप जाइए आप। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं ये फ्लोटिंग है क्या, सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं। एक एक करके मैं यही सवाल सबसे लेता हूं। रामकृपाल जी पहले आप बताइए। जी आपसे पहले पूछा। हाँ। आपका सवाल जो है निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, 2014 से पहले गुजरात का इलेक्शन हुआ था और मैं एक चैनल पर था और चैनल पर बाकायदा उसको मैंने कहा था कि 3 फिगर में बीजेपी जा रही है, मोदी जीत रहे हैं। और मैंने भी कहा था केशु भाई पटेल इज नॉट असेट, ही विल प्रूव लाइबिलिटी। तमाम वहां हमारे पत्रकार मित्र थे कुछ जगहों पर, इवन कोई भी डबल फिगर से ऊपर नहीं जा रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि इस बार गुजरात की जनता मोदी को गांधीनगर में रखने के लिए नहीं, उनको दिल्ली भेजने के लिए वोट देगी। और वो सही निकला। 2014 के चुनाव पर मैं एक चैनल पर उनके पैनल में था और मैंने कहा था रिकॉर्ड में है 250 प्लस, लिख लीजिए। और उस समय मैंने स्विंग स्टेट भी बताई थी। तब भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट। और मैं उसके जोड़ करके मैंने कहा था कि ये देखिए 230 सीटें के करीब होती हैं, इसमें से बीजेपी 100 प्लस जाएगी। तो ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल आपने बात सही कही कि पहला जो चुनाव था, नो डाउट जो गुजरात में मोदी की भूमिका बनी थी उसका बहुत फायदा मिला और वो पैन इंडिया फायदा मिला। और दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2012 के बाद बिल्कुल जमीन पर इस कदर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी कि वहां पर कई बार ये भी होता है ना कि मौसम कैसा है, आप पूर्वा चल रही है तो आप पूरब की तरफ जाएंगे तो साइकिल आपकी तेज चलेगी। सॉरी, ये 24 में प्ले हो रही कि नहीं? नहीं, मैं थीम 24 में है कि नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूं। इसीलिए बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिर्फ मंदिर दिखता है, हिंदुत्व दिखता है, हमें ये नहीं दिखता है कि इन 10 सालों में मोदी ने जो कल्चरल चेंज किया है। आप ये बताइए कि कभी किसी ने पद्मश्री पुरस्कार में किसी महिला को नंगे पैर जाते देखा था? और यह अपवाद नहीं, ऐसा नहीं कि 10 में से कोई एक हो। अगर 10 है तो उसमें सिर्फ 8 कैरेक्टर ऐसे आए। ये लगातार जिस ऐसे परिवर्तन होते हैं नीरज जी जो दिखाई नहीं पड़ते। हिंदुस्तान में अंकलेश्वर अय्यर से एक बार मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न इंडिया में ये जो हमारा प्रोटीन की कमी है, ये चिकन रिवॉल्यूशन ने दूर कर दी इसको। और कहा किसी अखबार में आज तक नहीं छपा है। जो आज की तारीख में जो कभी किसी जमाने से बहुत सारी चीजें साइलेंट रिवॉल्यूशन होती है जी। आप देखिए अभी जो संसद की बात उस दिन जी रामकृपाल जी एक बात और कह दूं, 15 अगस्त को जो 1800 लोग बुलाए गए थे, आप बताइए उसमें से कौन? आप देखिए नर्सेस थी जिन्होंने संसद बनाई, वो श्रमिक थे। और जब भी ऐसा मौका मिलता है, मोदी जिसको आप सिर्फ लाभार्थी कहते हैं, देखिए पेट भी है नाक भी है, दोनों चीज होती है। और मोदी जी जानते हैं कि पेट भी महत्वपूर्ण है और नाक भी महत्वपूर्ण है। जब वो श्रमयोगी का पैर धोते हैं तो आप समझिए वो बहुत बड़ा मैसेज जाता है डाउन द लाइन। रामकृपाल जी एक कमेंट इसमें मैं अभय जी का लूंगा छोटा सा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर इसको विस्तारित दूंगा। देखिए जैसे आलू की टिक्की चाट खाने जाते होंगे ना आप दिल्ली में बिट्टू टिक्की वाले के यहाँ, तो जो कोर है उसका वो आलू है, उसके ऊपर धनिया टमाटर चटनी और ये सब कांदा वांदा डाल के बना देते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वो है, उसका कोई इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, वो बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं, टेस्ट बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोर बदल जाता है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था 37% पे इस देश की सरकार बनी हुई है, 37-38% पे। और क्या ये कोई कह सकता है कि जिस तरीके का हमारे यहाँ डिवीजन है पूरे देश में, उसमें यह सरकार बन सकती थी? इस तरीके की सरकार मैंने इसलिए वो पॉइंट रखा कि 14 के बाद से जो मूल
बदला है, जो स्ट्रक्चर बदला है, क्या वो अभी सस्टेन कर रहा? मैं ये सवाल पूछा था। अभय जी बहुत छोटा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक लेके मैं अभय जी के पास आता हूँ, अय्यर जी के पास। जी 14 से पहले जब कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी, उसकी जो डेटा स्टडी हुई है प्रोफेसर सुभाष पलसीकर ने की CSDS के वोटर पे, उनका कहना है कांग्रेस जरूर उन 10 साल में 2 चुनाव कांग्रेस ने लोकसभा के जीते, लेकिन उसमें भी हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन था वो भाजपा के पक्ष में कांग्रेस से ज्यादा था। यानी भाजपा चुनाव जरूर हार गई थी, पीछे रह गई थी, 2009 में ज्यादा पीछे रह गई थी, 2004 में कम पीछे रही थी, लेकिन ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन भाजपा के पक्ष में था। मोदी जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अन्य कारणों से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तो जो मोदी का उभार हुआ इस देश में, उसने उस हिंदू कंसोलिडेशन को बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ाया। फिर भी चूंकि अभी तक हुआ नहीं था ऐसा, तो मोदी जी को भी चुनाव वोट डलने से पहले इस बात पर शक था कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए पत्रकार से कहा था, मुझे अभी भी उनकी बात याद है, कि लोग मेरे नाम पे वोट तो दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना वोट मिलेगा, ये उन्होंने कहा था। तो वो वोट उन्हें मिला, 31% वोट उन्हें प्राप्त हुआ। उनके विपक्ष में जो वोट थे वो बुरी तरीके से बट गए, क्योंकि विपक्षी एकता का कोई भी इंडेक्स था नहीं उनके सामने, कांग्रेस की बुरी हालत थी, ये हालत, तो वो 31% में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। दूसरे चुनाव में उन्होंने 37.36 वोट उन्होंने प्राप्त किया, तो उसमें हिंदू कंसोलिडेशन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा हुआ। तो हिंदू पहले से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमीन पहले से तैयार थी। अब उन्होंने क्या किया है कि एनडीए के तमाम सांसदों के उन्होंने 45 के ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुपों को वो नियमित रूप से संबोधित कर रहे हैं। अगर जो उनके जो पहले ग्रुप का भाषण आ गया था अखबारों में, बाकी ग्रुपों के सामने क्या कहा ये अभी तक अखबारों में आया नहीं है, लेकिन पहले ग्रुप में जो उन्होंने कहा था कि ये आप राम मंदिर, विदेश नीति, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन सब मुद्दों को छोड़िए, आप जनता से अपने कनेक्ट के ऊपर जोर दीजिए, जनता के साथ संपर्क अपना बढ़ाइए। इसके दो वो हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है दूसरी ये कह रहे हो कि ये बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, ये हम चलाएंगे, आप मत चलाइएगा। एक तो ये हो सकता है उसका। दूसरा ये हो सकता है मोदी कह रहे हो कि अगर स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर ये सिर पे चढ़ गई तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए वो अपने सांसदों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा बंद किया जाए। आखिर जी बिल्कुल पॉइंट, लेकिन जो आपका जो सेकंड वाला है ना, मुझे